हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निक स्टडी पॉइंट। सो व्हाट्सअप गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड आप सबकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, बिकॉज हम ऐसी एनसीईआरटी ऑडियो बुक सीरीज आपके लिए सीरीज लाते रहते हैं और ये सेशंस भी ऐसे लाते रहते हैं। सो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें एंड कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर भेजें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर वीडियो में कुछ कमी भी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालें कि आपको इसमें क्या कमी लग रही है या हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। आपको जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। हम टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप सब भी आई होप एनसीईआरटी बुक एंड पेन पेंसिल मार्कर जो भी है वो लेकर बैठ गए होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसे बड़ा कर लेती हूँ। अध्याय 10 कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। क्या आप जानते हैं कि सभी जीव चाहे सबसे बड़ा ही क्यों न हो, जीवन का प्रारंभ कोशिका से करता है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण होता है। वृद्धि व जनन सभी कोशिकाओं का ही नहीं सभी सजीवों की विशेषता है। सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर जनन करती है, जिसमें प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये नवनिर्मित संतति कोशिकाएं स्वयं वृद्धि व विभाजन करती है। एक पैतृक कोशिका और इसकी संतति वृद्धि व विभाजन के बाद एक नई कोशिका जनसंख्या का निर्माण करती है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार की वृद्धि व विभाजन के कई चक्रों के बाद एक कोशिका से ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसमें कई लाख कोशिकाएं होती है। 10.1 कोशिका चक्र। कोशिका विभाजन सभी सजीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति व कोशिका वृद्धि होती है। ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती है कि कोशिका विभाजन सही होता है। वह संतति कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिकाओं द्वारा वाला जीनोम होता है। घटना का यह अनुक्रमण जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन व अन्य संकटों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसे कोशिका चक्र कहते हैं। यद्यपि कोशिका वृद्धि कोशिका द्रव्य वृद्धि के संदर्भ में एक सतत प्रक्रिया है जिसमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है। कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृति गुणसूत्र डीएनए जटिल घटनाक्रम के द्वारा संतति केंद्रों में वितरित हो जाती है। सारी घटनाएं आनुवांशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती है। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, सो प्लीज डायग्राम पर जरूर ध्यान दें। मैं हर सेशन में आपको हर चैप्टर में आपको ये बताती रहती हूँ। 10.1.1 कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। एक प्ररूपी यूकैरियोटिक चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिका के संवर्धन में होता है जो लगभग प्रत्येक 24 घंटों में विभाजित होती है। चित्र 10.1। यद्यपि कोशिका चक्र की अवधि एक जीव से दूसरे जीव एवं कोशिका से दूसरे कोशिका प्रारूप के लिए बदल सकती है। उदाहरण यीस्ट के लिए कोशिका चक्र के पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। कोशिका चक्र की दो मूल प्रावस्थाएं होती है, अंतरावस्था एवं प्रावस्था। सूत्री विभाजन एवं प्रावस्था उस अवस्था को व्यक्त करते हैं जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है, और अंतरावस्था दो क्रमिक एवं प्रावस्थाओं के बीच की प्रावस्था को व्यक्त करता है। यह ध्यान देने योग्य महत्व की बात है कि मनुष्य की कोशिका के औसतन अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ लगभग 1 घंटे में पूर्ण होता है, जिसमें कोशिका चक्र की कुल अवधि लगभग 95% से अधिक की अवधि अंतरावस्था में ही व्यतीत हो जाती है। एवं प्रावस्था का आरंभ केंद्रक के विभाजन कैरियोकाइनेसिस से होता है, जो कि संगत संतति गुणसूत्र के पृथक्करण सूत्री विभाजन के समतुल्य होता है, और इसका अंतः कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस के साथ होता है। अंतरावस्था को विषम प्रावस्था भी कहते हैं। यह वो प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। अब इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि व डीएनए का प्रतिकरण दोनों होते हैं। अंतरावस्था को 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया जाता है। पश्च सूत्री अंतरकाल अवस्था जीवन फेज, संश्लेषित प्रावस्था एस फेज, पूर्व सूत्री विभाजन अंतरकाल अवस्था प्रावस्था जीवन फेज। पश्च सूत्री अंतरकाल प्रावस्था अभी से हम शॉर्ट में पढ़ेंगे जीवन फेज, बिकॉज ये बड़ा पढ़ाऊंगी तो आपको एनसीईआरटी बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। सो आप ध्यान दें। जीवन फेज समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच अंतराल को प्रदर्शित करती है। जीवन प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है एवं लगातार वृद्धि करती है, परंतु इसके डीएनए प्रतिकृति नहीं करता। इसका डीएनए प्रतिकृति नहीं करता। एम फेज या संश्लेषण प्रावस्था के दौरान डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रतिकृति होती है। इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगुनी हो जाती है। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा को 2C से व्यक्त चिन्हित किया जाए तो यह बढ़कर 4C हो जाती है। यद्यपि गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती। यदि जीवन प्रावस्था में कोई कोशिका द्विगुणित है या द्विगुणित गुणसूत्र है तो एस प्रावस्था के बाद इनकी संख्या तो वही रहती है जो जीवन अवस्था में थी, अर्थात 2n होगी। प्राणी कोशिका में एस अवस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए का जैसे ही प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है वैसे ही तारक केंद्र का कोशिका द्रव्य में प्रतिकृतिकरण होने लगता है। कोशिका वृद्धि के साथ सूत्री विभाजन हेतु G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है, जैसे कि हृदय कोशिका, और अनेक दूसरी कोशिकाएं यदाकदा विभाजित
विभाजित होती है। ऐसा तभी होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती है जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती है, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था कहते हैं। इस अवस्था की कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, लेकिन ये विभाजित नहीं होती है। इनका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार होता है। प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में ही दिखाई देता है। हालांकि इनमें कुछ अपवाद हैं, जैसे हैप्लॉइड अगुणित कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। उदाहरण के लिए नर मधुमक्खियां। इसके विपरीत पादपों में सूत्री विभाजन अगुणित एवं द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। पादपों में पीढ़ी एकांतरण अध्याय 3 के उदाहरणों को याद करते हुए पादप जातियों और अवस्थाओं की पहचान करें जिनमें अगुणित कोशिकाओं में सूत्री विभाजन दिखाई पड़ता है। एक बार हम पिछले पेज पर जाकर ये जो इम्पोर्टेंट दे रखा है, क्या पता इसमें कुछ इम्पोर्टेंट निकल जाए, तो हम ये भी पढ़ लेते हैं। पादप प्राणी अपने जीवन काल में कैसे वृद्धि करते हैं? क्या आपने पौधों की कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती है? क्या आप सोचते हैं कि कुछ कोशिकाएं सभी पौधों एवं प्राणियों के जीवन में हमेशा विभाजित होती रहती है? क्या आप उच्च कोटि के पादप मूल सूत्रों का नाम व स्थान बता सकते हैं जिसकी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती है? शीर्षस्थ कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका जीवन भर विभाजित होती रहती है, इसलिए उन्हें विभज्योतक की ऊतक कहते हैं। क्या प्राणियों में भी ऐसा ही विभज्योतक की ऊतक मिलता है? इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज हम नोट्स में भी बता देते हैं, कोचिंग नोट्स में भी। आप प्याज की जड़ के शीर्ष पर पाई जाने वाली कोशिका में सूत्री विभाजन का अध्ययन कर चुके होंगे। इसकी प्रत्येक कोशिका में 16 गुणसूत्र होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जीवन अवस्था एम प्रवस्था के बाद कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? यदि कोशिका में एम प्रवस्था के बाद डीएनए की मात्रा 2C है तो जीवन एस तथा G2 प्रवस्था के दौरान इसकी मात्रा क्या होगी? इट्स इंपॉर्टेंट। 10.2 सूत्री विभाजन अवस्था एम प्रावस्था। यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था है जिसमें कोशिका के सभी घटकों का वृहत पुनर्गठन होता है। जनन व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसे समविभाजन कहते हैं। सुविधा के लिए सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कैरियोकाइनेसिस। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है और इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल है। कैरियोकाइनेसिस को 4 अवस्थाओं में विखंडित किया गया है: पूर्वावस्था प्रोफेज, मध्यावस्था मेटाफेज, पश्चावस्था एनाफेज एंड अंत्यावस्था टीलोफेज। 10.2.1 पूर्वावस्था। अंतरावस्था की एस व G2 के बाद पूर्वावस्था कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव है। एस व जीवन अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बन तो जाते हैं, लेकिन आपस में गुथे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते। गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान होता है। गुणसूत्रीय संघनन की प्रक्रिया के दौरान ही गुणसूत्र द्रव्य स्पष्ट होने लगता है। चित्र 10.2 तारकाय व तारक केंद्र जिनका अंतरावस्था की एस प्रावस्था के दौरान ही द्विगुणन हुआ था, आप कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनकी निम्न विशेषताएं हैं। गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। अंतरावस्था के समय जिस तारककाय का द्विगुणन हुआ है वह कोशिका में विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगता है। प्रत्येक तारककाय सूक्ष्म नलिकाओं को विकृत करता है जिसे तारक एस्टर कहते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट, एस्टर वर्ड। ये तंतु व तारक मिलकर समसूत्री विभाजन यंत्र बनाते हैं। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो इसमें गोल्जिकाएं, अंतर्द्रवी जालिका, केंद्रिका व केंद्रक आवरण नहीं दिखाई देता है। 10.2.2 मध्यावस्था। केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन को द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। इसमें गुणसूत्र कोशिका के कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यही वह अवस्था है जब गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। मध्यावस्था। गुणसूत्र 2 संतति अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। चित्र 10.2 गुणसूत्र बिंदु के सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तर्कु तंतु के जुड़ने का स्थान ये संरचना काइनेटोकोर है जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर्षित रहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव से तर्कु तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ जाता है, वहीं इसका संतति अर्ध गुणसूत्र तर्कु तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुव से जुड़ा होता है। चित्र 10.2 मध्यावस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध होते हैं उसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। इस अवस्था की मुख्य विशेषता निम्नवत है: तर्कु तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं। गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों से तर्कु तंतु से जुड़ जाते हैं।
10.2.3 पश्चावस्था। पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होते हैं। इन्हें संतति अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्रक का गुणसूत्र बनेंगे। वे विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से काफी दूर जाने लगते हैं, तब प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होता है, जो गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर जाने का नेतृत्व करते हैं। साथ ही गुणसूत्र की भुजाएं पीछे आती है। चित्र 10.2 पश्चावस्था की निम्न विशेषताएं हैं। गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। 10.2.4 अंत्यावस्था। सूत्रीय विभाजन की अंतिम अवस्था के प्रारंभ में अंत्यावस्था गुणसूत्र, जो क्रमानुसार अपने ध्रुवों पर चले गए हैं, असंगठित होकर अपनी संपूर्णता को खो देते हैं। एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देता है। वह अर्ध गुणसूत्र द्रव्य दोनों ध्रुवों की तरफ एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। चित्र 10.2 इस अवस्था की मुख्य घटनाएं निम्नवत है। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। केंद्रिका, गोलजिका एवं अंतर्द्रव्य जाली का पुनर्निर्माण हो जाता है। 10.2.5 कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस। सूत्रीय विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में संपत्तकन हो जाता है, जिसे केंद्रक विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। चित्र 10.2 प्राणी कोशिका का विभाजन जीव द्रव्य कला में खाज बनने से संपन्न होता है। खाज के लगातार गहरा होने व अंत में केंद्र में आपस में मिलने से कोशिका का कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है। यद्यपि पादप कोशिकाएं, जो अपेक्षाकृत अप्रसारणीय कोशिका भित्ति से घिरी होती है, अतः इनमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरी भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। पादप कोशिकाओं में नई कोशिका भित्ति निर्माण कोशिका के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर पूर्व स्थित पार्श्व कोशिका भित्ति से जुड़ जाता है। नई कोशिका भित्ति निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है, जिसे कोशिका पट्टिका कहते हैं, जो दो सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य पट्टिका को दर्शाती है। कोशिका द्रव्य विभाजन के बाद समय कोशिका अंगक जैसे सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड लवक का दो संतति कोशिकाओं में वितरण हो जाता है। कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हो पाता है। इसके परिणाम स्वरूप एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं। ऐसी बहुकेंद्र की कोशिका को संकोशिका कहते हैं। उदाहरण नारियल का तरल भ्रूणपोष। 10.3 सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व। सूत्री विभाजन या मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के पादपों एवं सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिकाएं भी सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। सूत्री विभाजन का एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है, इसको समझना काफी आवश्यक है। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण जानते हैं जहां आपने अगुणित व द्विगुणित कीटों के बारे में पढ़ा है? इस विभाजन से बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं साधारणतया समान आनुवंशिक अवयव वाली होती है। बहुकोशिकीय जीवधारियों की वृद्धि सूत्री विभाजन के कारण होती है। कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच का अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखे। सूत्री विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। अधिक चर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं, आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं एवं रक्त कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती है। इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको हाईलाइट करवा देती हूँ एक बार। अर्धसूत्री विभाजन। लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है, जिसमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है, जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है एवं निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनर्स्थापित होती है। पादपों एवं प्राणियों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं, जिसे अर्धसूत्री फर्स्ट व अर्धसूत्री सेकंड कहते हैं। इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र पूर्ण होता है। ऐसा अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री फर्स्ट अवस्था प्रारंभ होती है। अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन व पुनर्योजन होता है। अर्धसूत्री सेकंड के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। अर्धसूत्री विभाजन को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। अर्धसूत्री फर्स्ट की है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, अर्धसूत्री फर्स्ट, पूर्वावस्था फर्स्ट, मध्यावस्था फर्स्ट, पश्चावस्था फर्स्ट, अंत्यावस्था फर्स्ट। अर्धसूत्री सेकंड, पूर्वावस्था सेकंड, मध्यावस्था सेकंड, पश्चावस्था सेकंड एंड अंत्यावस्था सेकंड। 10.4.1 अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, पूर्वावस्था फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पूर्वावस्था की तुलना समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से की जाए तो यह अधिक लंबी व जटिल होती है। गुणसूत्र के व्यवहार के आधार पर इसे 5 प्रवस्थाओं में उप विभाजित किया गया है।
जैसे तनुपट, लेप्टोटीन, युग्मपट, जाइगोटीन, स्थूलपट, पैकिटीन, द्विपट, डिप्लोटीन व पारगतिक्रम डायाकाइनेसिस। साधारणतया सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर तनुपट लिप्टोटीन अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्रों का सहनन कॉम्पेक्शन पूरी तरह तनुपट अवस्था के दौरान जारी रहता है। इसके उपरांत पूर्वावस्था फर्स्ट का द्वितीय चरण प्रारंभ हो जाता है, जिसे युग्मपट कहते हैं। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों का आपस में युग्मन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार की संबद्धता को सूत्र युग्मन कहते हैं। युग्मपट, जाइगोटीन, इस प्रकार के गुणसूत्रों के युग्मों को समजात गुणसूत्र कहते हैं। इस अवस्था का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मलेखी यह दर्शाता है कि गुणसूत्र सूत्रयुग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र कहते हैं। जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्म समजात गुणसूत्रों द्वारा होता है, उसे युगली अथवा चतुष्क कहते हैं। यद्यपि ये युगली अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। ये अगली अवस्था में स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। पूर्वावस्था फर्स्ट की उपयुक्त दोनों अवस्थाएं स्थूल पट अवस्था से अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है। इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली गुणसूत्र के 4 अर्ध गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती है, जहां पर समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है। विनिमय दो समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान के कारण होता है। विनिमय एंजाइम द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया है। वह जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेता है उसे रिकॉम्बिनेज कहते हैं। दो गुणसूत्रों में आनुवांशिक पदार्थों का पुनर्योजन जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन स्थूल पट अवस्था के अंत तक पूर्ण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। द्विपट डिप्लोटीन के प्रारंभ में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का विघटन हो जाता है और युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना को काइज़मेटा कहते हैं। कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में द्विपट महीनों या वर्षों बाद समाप्त होती है। अर्धसूत्री पूर्वावस्था फर्स्ट की अंतिम अवस्था पारगतिक्रम डायाकाइनेसिस कहलाती है, जिसमें काइज़मेटा का उपांती भवन हो जाता है, जिसमें काइज़मेटा का अंत होने लगता है। इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतया संगठित हो जाते हैं। वह तर्कुतंतु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्रों को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं। पारगतिक्रम के अंत तक केंद्रिका अदृश्य हो जाती है और केंद्रक आवरण झिल्ली भी विघटित हो जाती है। पारगतिक्रम मध्यावस्था के ओर पारगमन को निरूपित करता है। मध्यावस्था फर्स्ट युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। चित्र 10.3 विपरीत ध्रुवों के तर्कुतंतु की सूक्ष्म नलिकाएं समजात गुणसूत्रों के जोड़ों के काइनेटोकोर से चिपक जाती है। पश्चावस्था पर समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। चित्र 10.3 अंत्यावस्था फर्स्ट इस अवस्था में केंद्रक आवरण व केंद्रिक पुनः स्पष्ट होने लगते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है और कोशिका की इस अवस्था को कोशिका द्विक कहते हैं। चित्र 10.3 यद्यपि बहुत से मामलों में गुणसूत्रों का कुछ छिद्राव हो जाता है, जबकि अंतरावस्था में केंद्रक में पूर्णतया फैली अवस्था में नहीं मिलते हैं। दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को अंतराल अवस्था इंटरकाइनेसिस कहते हैं और यह सामान्यतया कम समय के लिए होती है। इसमें डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है। उसके बाद पूर्वावस्था सेकंड आती है, जो पूर्वावस्था फर्स्ट से काफी सरल होती है। 10.4.2 अर्धसूत्री विभाजन सेकंड पूर्वावस्था सेकंड अर्धसूत्री विभाजन सेकंड गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने के पहले व कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन सेकंड सामान्य सूत्री विभाजन के समान होता है। पूर्वावस्था सेकंड के अंत तक केंद्रक आवरण अदृश्य हो जाता है। चित्र 10.4 गुणसूत्र पुनः सहनित हो जाते हैं। मध्यावस्था सेकंड इस अवस्था में गुणसूत्र मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की तर्कुतंतु की सूक्ष्म नलिकाएं इनके संसदीय अर्ध गुणसूत्र के काइनेटोकोर से चिपक जाती है। चित्र 10.4 पश्चावस्था सेकंड इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं और इनसे जुड़े संतति अर्ध गुणसूत्र काइनेटोकोर से जुड़ी हुई सूक्ष्म नलिकाओं के छोटा होने से कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। चित्र 10.4 अंत्यावस्था सेकंड यह अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है, जिसमें गुणसूत्रों के दो समूह पुनः केंद्रक आवरण द्वारा घिर जाते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के उपरांत 4 अगुणित असंतति कोशिकाओं का कोशिका चतुष्टय बन जाता है। चित्र 10.4 अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। यद्यपि विरोधाभासी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। इसके द्वारा जीवधारों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक विभिन्नताएं बढ़ती है। विकास की प्रक्रिया के लिए विभिन्नता अत्यंत महत्वपूर्ण है। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी समरी रीड कर लेते हैं एक बार। कोशिका सिद्धांत के अनुसार एक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। इस प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले किसी भी जीवधारी का जीवन चक्र एक कोशिका युग्मनज जाइगोट से प्रारंभ होता है। कोशिका विभाजन जीवधारी के वयस्क के बनने के बाद भी रुकता नहीं है, बल्कि यह उसके जीवन भर चलता रहता है। इस अवस्थाओं को जिनके अंतर्गत कोशिका एक विभाजन से दूसरे विभाजन की ओर गुजरती है, उसे कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र में 2 प्रावस्थाएं होती है। अंतरावस्था कोशिका विभाजन की तैयारी की प्रावस्था, सेकंड सूत्री विभाजन कोशिका विभाजन का वास्तविक समय। अंतरावस्था को पुनः जीवन
G1S G2 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया। जीवन प्रावस्था में कोशिका सामान्य उपापचयी क्रिया संपन्न करते हुए वृद्धि करती है। इस अवस्था में अधिकांश अंगों का द्विगुणन होता है। S प्रावस्था में डीएनए प्रतिकृति व गुणसूत्र द्विगुणन होता है। G2 प्रावस्था में कोशिका द्रव्य की वृद्धि होती है। सूत्री विभाजन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, जैसे पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था व अंत्यावस्था। पूर्वावस्था में गुणसूत्र संगठित होने लगते हैं, साथ ही तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। केंद्रक आवरण व केंद्रिक विलोपित हो जाते हैं व तर्कुतंतु दिखना प्रारंभ हो जाता है। मध्यावस्था में गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। तत्पश्चात पश्चावस्था के दौरान गुणसूत्र बिंदु विभाजित हो जाते हैं और अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। अर्ध गुणसूत्रों के ध्रुवों पर पहुंचने के बाद गुणसूत्रों का लंबा होना प्रारंभ हो जाता है। वह केंद्रिक तथा केंद्रक आवरण पुनः स्पष्ट होने लगते हैं। यह अवस्था अंत्यावस्था कहलाती है। केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, इसे कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। अतः सूत्री विभाजन को समविभाजन भी कहते हैं, जिसके द्वारा संतति कोशिका में पितृ कोशिकाओं के समान गुणसूत्रों की संख्या बरकरार रहती है। सूत्री विभाजन के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन उन द्विगुणित कोशिकाओं में होता है जो युग्मक निर्माण के लिए निर्धारित होती है। इस विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इस विभाजन के बाद बनने वाले युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। लैंगिक जनन में युग्मकों के संगलन से पैतृक कोशिकाओं पर पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या की वापसी हो जाती है। अर्ध गुणसूत्र विभाजन की 2 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट व अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्र जोड़े युगली बनाते हैं तथा इनमें विनिमय होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पूर्वावस्था लंबी होती है व 5 उपावस्थाओं में विभाजित की गई है। ये अवस्थाएं हैं तनुपट लैप्टोटीन, युग्मपट जाइगोटीन, स्थूलपट पैकेटीन, द्विपट डिप्लोटीन व पार गतिक्रम डायकाइनेसिस। मध्यावस्था फर्स्ट के समय युगली मध्यावस्था पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके पश्चात पश्चावस्था फर्स्ट में समजात गुणसूत्र अपने दोनों अर्ध गुणसूत्रों के साथ विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। प्रत्येक ध्रुव जनक कोशिका की तुलना में आधे गुणसूत्र प्राप्त करता है। अंत्यावस्था फर्स्ट के समय केंद्रक आवरण व केंद्रिक पुनः दिखाई देने लगता है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड सूत्री विभाजन के समान होता है। पश्चावस्था सेकंड के समय संतति अर्ध गुणसूत्र आपस में अलग हो जाते हैं। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। सो गाइस, हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है और इसकी समरी भी हमने कवर कर ली है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर से जरूर शेयर करें। सो बाय।